हम सेट 12 का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, हानि एवं क्षति कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पर्यावरण से क्वेश्चन नहीं। सबसे पहला विकल्प जो दिया गया है कि यह पहली बार COP 27 के दौरान शर्म अल शेख में 2022 में घोषित किया गया था, जो सही है। दूसरा, यह जलवायु आपदाओं से पीड़ित विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, यह भी सही है। और तीसरा, हानि एवं क्षति प्रायः आर्थिक या गैर आर्थिक कारक के रूप में वर्गीकृत होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु आकलन यानी कि सोवरेन रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये किसी देश के केंद्रीय बैंक के साथ पात्रता से संबंधित है, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, संप्रभु आकलन किसी देश की सरकार के लिए मायने रखता है, न कि व्यवसायियों के लिए, यह कथन सही है। तीसरा, मूडी सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो यहां पर यह कथन भी सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस संगठन ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, दूसरा है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, तो जो बी होगा इसका आंसर, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घोषणा का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी से है? तो नई दिल्ली घोषणा, जकार्ता घोषणा, न्यूयॉर्क घोषणा, और चौथा है बासेल घोषणा। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प होगा यानी कि नई दिल्ली घोषणा, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक हाइड्रोजन या नेचुरल हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए। इसकी शुद्धता के कारण इसे सफेद हाइड्रोजन भी कहा जाता है, सही है ये। इसके प्राकृतिक भंडार केवल अफ्रीका में मिले, ये गलत है क्योंकि विश्व के बहुत सारे भागों में इसके भंडार मिले। और तीसरा है, यह उच्च तापमान और दबाव को अगेलिवाइन जैसे 9 समुद्र खनिजों के साथ पानी की प्रतिक्रिया से बनता है, तो यहाँ पर यह विकल्प भी सही है। तो जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवातों की तीव्रता को कई कारक प्रभावित करते हैं, इनमें से कौन कौन से उसमें योगदान देते हैं? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प जो है, पहला ये सीमा परत या बाउंड्री लेयर, दूसरा है विंड शीयर्स या जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं पवन कतरनी, और तीसरा संवहन, और चौथा है रॉस्बी वेव्स। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मानव जीनोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मानव जीनोम अनिवार्य रूप से एक जैविक निर्देश पुस्तिका है जो कि अपने माता पिता से विरासत में मिला, सही है ये। यह सिर्फ 4 अक्षरों, यहाँ पे दिया गया है ये A, C, G और T, ये सही यहाँ पे में लिखा हुआ है। और तीसरा, इसमें किसी के भौतिक रूप और परिवर्तनों को बनाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो यह आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, साइंस टेक से, निम्नलिखित में से कौन सा निवर्तमान शोध पृथ्वी विज्ञान व योजना के अंतर्गत आता है? और यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, सही है ये। दूसरा ओ स्मार्ट, उसके बाद दिया गया है पेशर, इसके बाद है सेज, रीच आउट, और क्वेश्चन जो दिया गया है कि इसमें सही विकल्प कौन से हैं, तो यहाँ पे ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि डी इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 16,
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसे 1948 में पेरिस में एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया, ये सही है। दूसरा, इस उद्घोषणा में एक प्रस्तावना और 50 से अधिक अनुच्छेद है, ये कथन गलत है। प्रस्तावना तो दिया गया है परंतु 50 से अधिक अनुच्छेद नहीं है बल्कि 30 अनुच्छेद है। और तीसरा है, भारतीय संविधान के कई मौलिक अधिकारों के प्रावधान है कि जिनका ये लोग इस घोषणा में, या दूसरे शब्दों में कहें कि इस घोषणा के जो विभिन्न प्रावधान है वो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में मिलते हैं, तो ये कथन सही है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प है, यानी कि पहला और तीसरा, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। 18, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऐतिहासिक उत्सर्जन के अपने हिस्से के आधार पर देशों के जलवायु दायित्वों को परिभाषित करता है? और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। नंबर 1, विश्व पर्यावरण संगठन। दूसरा, यूएनएफसीसी। तीसरा है विश्व मौसम संगठन। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो यूएनएफसीसी। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इन्हें पहली बार 2017-18 में प्रस्तुत किया गया था, यह कथन सही है। दूसरा, इनका उद्देश्य वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार करना है, यह कथन भी सही है। तीसरा, ये किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सभी वाहन निर्माताओं द्वारा बेचे गए सभी वाहनों की औसत ईंधन खपत पर लागू करते हैं, यह कथन भी सही है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक डॉलर के संदर्भ में रुपए की मांग को निर्धारित करता है? यानी कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की बात करते हैं और विशेषकर अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपए के संदर्भ में, तो भारतीय रुपए के संदर्भ में डॉलर की मांग कैसे प्रभावित होती है, तो इसी के संदर्भ में कारक को पूछा गया। तो यहाँ पे 3-4 कारक दिए गए। नंबर 1, वस्तुओं का व्यापार। दूसरा, सेवाओं का व्यापार। तीसरा है निवेश। और चौथा है ब्याज दर। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्कटिक टुंड्रा एक जमा हुआ वृक्ष रहित बायोम है, कथन सही है। दूसरा, आर्कटिक टुंड्रा में वनस्पति ठंड अनुकूल है, यह कथन भी सही है। और तीसरा, आर्कटिक जगह पे वर्षा बहुत ही कम होती है, तो यह कथन भी सही है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कौन से सही है, तो जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो पहला विकल्प दिया गया है कि शीर्ष 10 प्रमुख शहरों में पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित करेंसी पर विचार करें। और यहां पे जो करेंसी दी गई है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, रेनमिनबी, साउथ कोरियन वॉन, सिंगापुर डॉलर और नॉर्डिक करेंसी। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि उपयुक्त वर्णित में से कौन से गैर परंपरागत आरक्षित करेंसी है। जब हम वैश्विक स्तर पे रिजर्व करेंसी की चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले डॉलर का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है गैर परंपरागत आरक्षित करेंसी, तो यहाँ पे ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 27, जल तापीय छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये बड़े पैमाने पर विवर्तनिक प्लेटों के पास पाए जाते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, ये जल के नीचे के झरने हैं जहां समुद्र तल के पास प्रचलित ठंडा पानी एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में मैग्मा के साथ बंध संपर्क में आता है, यह कथन भी सही है। और तीसरा,
जल तापीय छिद्र में जमा आमतौर पर खनिजों और धातुओं में कम होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि ऐसे जगह पे खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और धातुओं को इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये तीसरा कथन गलत है। जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, अकाल तख्त की स्थापना छठे सिख गुरु हरगोविंद द्वारा की गई थी, कथन सही है। बी, गुरु नानक द्वारा पहला हुक्मनामा लाहौर से जारी किया गया, यह कथन सही नहीं है। और तीसरा बात तो डी, यानी कि गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किया, कथन सही है। और डी, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में परिवर्तित किया, यह कथन भी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 29, नकद आरक्षित अनुपात या CRR एक मौद्रिक यंत्र है जिसका प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए करता है? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है वो पहला विकल्प जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, मुद्रास्फीति का प्रबंध। और दूसरा है अत्यधिक उधार पर नियंत्रण लगाना। इसके बाद तीसरा विकल्प दिया गया है निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करना। और चौथा विकल्प है कृषकों को प्रत्यक्ष तौर पर साख उपलब्ध कराना। तो CRR का जो संबंध होता है वो पहले और दूसरे विकल्प से है, यानी कि मुद्रास्फीति का प्रबंध और दूसरा अत्यधिक उधार पर नियंत्रण लगाना। इसलिए जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30